Hello, sir. Welcome to the Suchita Cancer Care Oncotalk series. Thank you for inviting, and I would be happy to talk about the disease for the awareness for the general public and patients. Sir, we would like to know about your background. आपने कहाँ से पढ़ाई की? How did you get into this field? So I am Dr. Anuj Gupta. I am currently working in Department of Medical Oncology. I am professor in medical oncology at MPMMC and HBCH Varanasi, which is a unit of Tata Medical Center, Mumbai. So actually, I have been in this field treating cancer patients since last 10 years. I did my MBBS from Ganesh Shankar Vidyarthi Medical College Kanpur, and then did my MD medicine from Darbhanga Medical College, and later for the super specialty training, I went to Jaipur Bhagwan Mahavir Cancer Hospital, and from there I did my DRNB in medical oncology. And since 2019, I have been associated with the Tata Cancer Hospital, Varanasi, and is a faculty there in Department of Medical Oncology. Okay. Since we are going to talk about ovarian cancer, so in simple terms, what is ovarian cancer and which part of the body is more affected? So as वी नो दैट ओवेरियन कैंसर, या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको अंडाशय का कैंसर कहते हैं। तो ये जो कैंसर है ये चूँकि नाम से ही लग रहा है ओवरी है, तो ओवरी महिलाओं में ही अंग होता है, पुरुषों में तो होता नहीं। तो एक महिलाओं की कॉमन कैंसर है। अगर हम स्पेसिफिक महिलाओं की कैंसर की बात करें तो जैसे ओवरी, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, ये 3 कैंसर होते हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं, और बच्चेदानी का कैंसर। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवरी और सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन है। पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन था, लेकिन जैसे-जैसे हम लोगों की खान-पान की पद्धति, हमारी लाइफ़स्टाइल बदल रही है और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके कारण सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस कम हो गए और ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के इंसिडेंस थोड़े बढ़ गए हैं। तो जैसा कि बताया कि ओवेरियन कैंसर हालाँकि नाम ओवरी का है, लेकिन ये ओवरी के अगल-बगल और भी कुछ जो हमारे महिलाओं में जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या फिर जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, उससे भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो एक मिला के जिसको हम ओवेरियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उससे अगर संबंधित कोई बीमारी बढ़ती है तो उसको एज अ होल ओवेरियन कैंसर कहते हैं, या फिर ओवेरियन कैंसर की तरह ही ट्रीट करते हैं। Okay. So since you are practicing in UP Bihar region, what kind of patient do you see at our hospital? तो टाटा वाराणसी में आपने कहा कि यूपी के पेशेंट के अलावा बहुत सारे पेशेंट बिहार और बंगाल झारखंड से भी आते हैं। तो डेफिनेटली हम दोनों ही जगह के पेशेंट का एक्सपोजर है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमको जानते हैं कि हम लोग नाम भी अक्सर यूपी बिहार साथ में लेते हैं, तो हम जैसे कि हमारा खान पान, बोलचाल और इकोनॉमिक स्टेटस, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के, तो बाकी हम लोग एक ही हैं। तो डिजीज़ पैटर्न भी हम लोगों का सेम ही है। हाँ, थोड़ा-सा इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा-सा यूपी का ज़्यादा बेटर है, बट ओवरऑल आजकल जो गवर्नमेंट का सपोर्ट आ गया, तो उसके कारण तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सारे मरीज को जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो अफोर्ड कर ही लेते हैं। तो जैसा कि बताया कि ओवेरियन कैंसर जो होता है ये एक तो होता है कि बीमारी का कारण पता नहीं चलता, जिसको हम लोग अननोन एटियोलॉजी कहते हैं, या फिर जिसका हम पता नहीं कर पाते। लेकिन एक ख़ास बात है कि हमारे 20 से 30% जो ओवेरियन कैंसर के मरीज हैं वो जेनेटिक हो सकते हैं, ठीक है? जिसमें कि ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम हम कहते हैं। तो ये जेनेटिक वाले जो होते हैं इनका ये जो कैंसर्स हैं, अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर लें और अगर हम इसकी अच्छे से अगर हम जांच करें, फैमिली मेम्बर में जांच करें, तो हम आगे होने वाले कैंसर को या तो हम जल्दी पकड़ सकते हैं या उनका और समुचित इलाज कर सकते हैं। Okay. और क्या मेन रिस्क फैक्टर्स है इस कैंसर के होने जैसे का? मैंने बताया, बहुत सारे कैंसर्स में तो कारण पता नहीं चलता, और कुछ कैंसर्स हैं जिसमें हम कारण पता कर सकते हैं, खास तौर से जो जेनेटिक कैंसर, जैसे मैंने बताया। तो जेनेटिक जो कैंसर्स होते हैं उसमें ब्राका नाम की एक जीन होती है, BRCA1-2, जो कि हेरिडेटरी या फिर अनुवांशिक होती है, जो कि माता पिता से ये जीन बच्चों में आ जाती है, और समय के साथ अगर इसमें कुछ और म्यूटेशंस होते हैं तो वो ओवेरियन कैंसर में डेवलप हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि इसका नाम ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ओवेरियन कैंसर के अलावा ब्रेस्ट कैंसर एंड और भी इसके अलावा कुछ और कैंसर्स लाइक पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकते हैं। बट वो
ज़्यादा कॉमन नहीं है और बाद की स्टेजेस में होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन होते हैं और ये इनका अगर हम सही से वर्कअप करें तो ये काफ़ी और हम मरीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास अब टैबलेट्स के रूप में कुछ दवाएं भी आ गई हैं जिसको हम देख के कैंसर का रिस्क को कम कर सकते हैं। सर तो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री फैक्टर्स जैसे कि प्रेगनेंसी और यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो इफेक्ट करते हैं इसके रिस्क को? देखिए जो हार्मोन का जो चेंजेस है उससे डेफिनेटली इसमें होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में इसका ज़्यादा रोल है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में हार्मोनल जो मैनिपुलेशन उसके कारण रिस्क होता है, लेकिन वो बहुत मेजर कंसर्न नहीं है। एडोलेसेंट गर्ल्स में हो सकता है ये? अगेन जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर तो ये कैंसर जो है 40-50 के बाद होता है, लेकिन ये अगर जेनेटिक है तो ये और पहले भी आ सकता है। एडोलसेंट तो नहीं कहते, लेकिन हाँ 20-22-25 साल के बाद यूजली होता है। तो हम बहुत मतलब 20 के पहले तो हम नहीं होता और जो हमारी गाइडलाइंस है वो भी कहते हैं कि अगर किसी को ब्राका म्यूटेशन है तो उसमें भी जो हम प्रिवेंटिव या स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स का वो भी 20 साल के बाद ही करते हैं। तो जब तक पेशेंट्स 20 के ऊपर नहीं होते तब तक उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है कंपेयर टू जो हम सामान्य जनता की पॉपुलेशन की से कंपेयर करते हैं तो। Correct. Since it's an internal organ cancer, तो are there any symptoms or signs? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही वेग होते हैं। वेग मतलब कि ये सिम्टम बहुत सारी बीमारी में होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, पेट में भारीपन होना, कई बार पेशेंट को लगता है कि मतलब असहज लगता है कि बहुत डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसको वो सही से डिस्क्राइब नहीं करता, तब लगता है भारीपन है, डिस्कम्फर्ट है, या फिर लगता है कि उसको गैस बन रहा है, गैस्ट्राइटिस की बहुत बार पेशेंट बोलते हैं, या फिर थोड़ा बोड़ा भारीपन में पेशेंट को महसूस होता है। तो ये सब ऐसी सामान्य चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यानी बहुत तीव्र नहीं होती हैं, हल्का-फुल्का रहती हैं। तो पेशेंट कई बार लोकल अपना दवा लेके या फिर कुछ समय अपना कुछ सह के बिता लेता है और अमूमन क्या होता है बीमारी तब पता चलता है जब पेशेंट का पेट फूलने लगता है। पेशेंट जब फूलने लगता है तब फिर पेशेंट जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह कराता है, तब पता चलता है कि या तो उसके पेट में पानी भर गया है या तो फिर ओवरी अब इतनी बड़ी हो गई है, मास बन गया है कि वो अब कंप्रेसिव सिम्पटम यानी कि दबाव के कारण सिम्पटम दे रहा है या फिर स्ट्रेचिंग के कारण पेन वगैरह दे रहा है। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि बीमारी को अर्ली पता करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन चूँकि अल्ट्रासाउंड बहुत ही कॉमन मोडेलिटी है, टेस्ट है, सस्ता टेस्ट है और अमूमन 500 से लेकर 1000 रुपए तक अलग-अलग शहर के हिसाब से में हो जाता है। तो बहुत से कारण में कभी पथरी के लिए, कभी दर्द के लिए मान लीजिए कोई अगर अच्छे डॉक्टर के पास गया, उसने एक बार दर्द की दवा दी और नहीं सही हुआ तो अमूमन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देते हैं। तो इसलिए हमें अर्ली स्टेज में भी बीमारी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाती है, तो जिनका ज़्यादा बेटर इलाज हो जाता है। लेकिन जैसा कि हर जगह है कि सब लोग उतने सचेत नहीं हैं, कई बार पेशेंट सही जगह पहुंच नहीं पाता है, सही डॉक्टर के पास, तो अल्ट्रासाउंड में डिले होता है, तो उस कारण से हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 के भी पेशेंट आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पेशेंट का अगर स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूता नहीं है और सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए, पेरिफेरल में भी इवन अच्छा कोई गायनेकोलॉजिस्ट पहुंच जाए या फिर किसी जनरल मेडिसिन सर्जन के पास पहुंच जाए, तो उसका डिजीज़ इवन स्टेज 1 और 2 में भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये अर्ली स्टेज भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। बिना पेन और बिना किसी अर्ली सिम्टम्स के ये ऑकर कर सकता है? जैसे अगर कई बार पता है जैसे कि पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गया, तो उसमें जो बहुत छोटी बीमारी होती है जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं कि पेशेंट की बीमारी है केवल ओवरी तक सीमित है और वो ओवरी का जो एक कैप्सूल होता है जिसको ओवरी की जो आउटर कवरिंग होती है उसको भी ब्रीच नहीं करता है, तो वो बीमारी है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। बस पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गया, चाहे वो उसको पेट में दर्द गैस्ट्राइटिस के कारण हुआ या फिर उसको लगा कि पथरी वगैरह है, या फिर कई बार हम देखते हैं महिलाएं किसी और कारण से कभी अपना एंटीनेटल चेकअप कराने जाते तो उसमें उनको पता चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को हो, कई बार जिनको हम लोग एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं वो उसमें भी हमें अर्ली डिजीजेस मिल जाती हैं। वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट ट्रीटमेंट्स, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो ओवेरियन कैंसर इसमें एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यूजुअली अगर बीमारी बहुत इनिशियल है, स्टेज 1 में भी एक्सेप्ट कैटेगरी है, अगर उसमें बीमारी पता चलती है तो उसमें
केवल ऑपरेशन के द्वारा बीमारी निकाली जा सकती है। लेकिन जैसे बताया कि अगर 1C के से ज़्यादा है बीमारी, यानी वो ओवरी के बाहर निकल चुकी है बीमारी ये, और स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है, तो उसमें हमें कीमो और सर्जरी दोनों करनी पड़ती है। शुरुआती में केवल हम सर्जरी करके भी कीमो कर सकते हैं, या फिर अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो हम कीमो करके फिर सर्जरी करते हैं और फिर बाकी बचा हुआ कीमोथेरेपी बाद में देते हैं। तो इलाज छोटा है, अमूमन 6 से 8 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है, और सर्जरी डिपेंडिंग ऑन कि बीमारी का स्थिति कैसा, ऑपरेबल कैसा है, सर्जन निर्णय लेते हैं, या मेडिकल जो हमारी जॉइंट क्लिनिक्स होती हैं या ट्यूमर बोर्ड होते हैं उसमें डिस्कशन लेते हैं कि सर्जरी बीच में करनी है, जिसको हम सैंडविच टेक्निक भी कहते हैं, या फिर बाद में करनी है। इसके अलावा जैसे कि कुछ मेंटेनेंस थेरेपी का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसमें कि हम 1 साल तक टारगेट थेरेपी देते हैं अगर पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को जेनेटिक है, ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव है या एचआरडी पॉजिटिव पेशेंट है, तो उस कंडीशन में कुछ टैबलेट का इलाज है जो कि 2 साल तक हम देते हैं, जिससे कि बीमारी के वापस आने का रिस्क कम हो जाए। इसके लिए कुछ स्पेशल जांच करानी पड़ती है टिश्यू पे, ब्लड पे, जिसको कि एचआरडी टेस्ट कहते हैं या ब्राका टेस्ट कहते हैं। उसको जब डॉक्टर बताते हैं तो उसको कर लेना चाहिए सही समय पे, क्योंकि वो एक जो आप जैसा कि साइंस डेवलप हो रही है, वो भी इनिशियल ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। वो ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस चीज़ हो गई या फिर जब दोबारा बीमारी आएगी तो नहीं करना है। हाँ, इनिशियल जब सर्जरी हुआ है, ट्रीटमेंट एडजुवेंट कीमोथेरेपी खत्म हुआ, उसके बाद ही उसको भी स्टार्ट करना होता है। हमारे जो रीजन में है, लोग कितने अवेयर है एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेके, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रीटमेंट? देखिए पेशेंट का मेन चीज़ होता है ट्रस्ट, की ट्रस्ट कितना है पेशेंट। देखिए डॉक्टर तो चीज़ों से डॉक्टर तो एक स्टूडेंट ही होता है, तो वो तो ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर अगर कंप्लीट करके आ गया स्टडी तो उनको पता नहीं, तो डॉक्टर तो सब अवेयर है। बस ये चीज़ ये है कि पेशेंट सही डॉक्टर तक पहुंच जाए। जो टेस्ट है, पहले जो टेस्ट लाख में होते थे, अब वो टेस्ट सस्ते हो गए हैं, हज़ारों में हो गए हैं। हाँ, हालाँकि अभी भी कुछ महँगे हैं, मतलब 15, 20, 25 हज़ार के हैं, लेकिन वो पहले जो लाखों में थे इतने में हो गए हैं। दूसरी चीज़, जो दवाएँ जो पहले 1 महीने की दवा 2-3 लाख की आती थी, अब वो हमारे पास जेनेरिक आने के कारण वो 10-15 हज़ार की भी हो गई हैं। तो हो सकता है बहुत से पेशेंट के लिए 10-15 हज़ार महीना का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कैंसर के हिसाब से बात करें और बीमारी की इंटेंसिटी की बात करें तो ये एक नॉमिनल खर्च है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं, आयुष्मान का है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट जो कि थोड़े से भी एफर्ट डालते हैं तो उनको सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए फंड मिल जाता है। तो और इसके अलावा जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हमारे खुद के बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम है, वुमेन चाइल्ड का सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे साधन है जिसके कारण हम पेशेंट के ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर पाते हैं। तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि हम 95% पेशेंट को जो समुचित इलाज है उनको हम लोग किसी ना किसी प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे पेशेंट को कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से वंचित नहीं होना पड़ता है। करेक्ट। हमारे व्यूअर्स और जो पेशेंट है वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स को? देखिए उसके लिए तो जैसे कि मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल की बात करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ से एसोसिएटेड हूँ। तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब आधार, जैसे आयुष्मान के लिए तो आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, उसके लिए तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है, तो उसके द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके लिए नहीं है और कोई माध्यम से चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हमारे हॉस्पिटल की गाइडलाइंस हैं जो कि फुलफिल करनी होती है। जैसे आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने चाहिए। तो फिर उसके आधार पे आपको आसानी से जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। फीमेल्स जो है हमारे रीजन में वो बहुत शाई हैं ऐसी चीज़ों को लेके, तो कैसे उनको अवेयर किया जा सकता है? देखिए बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम्स होते हैं। हम लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत सी ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, पेशेंट आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, ज़ूम मीटिंग्स करते हैं जिससे कि हम नॉर्मल जनता पहुंच सकें। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी नाम का एक विभाग है, जिसमें कि प्रिवेंशन, जैसे नाम से पता है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, उनका काम ही है कि स्क्रीनिंग का काम करना। उनकी आउटरीच प्रोग्राम उनके खुद के होते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं तो हमारे यहाँ जगह जगह डिस्प्ले टीवी पे चलते हैं। इसके अलावा हम जब
कॉमन काउंसलिंग रूम्स हैं जहाँ पर हम पेशेंट और उनके अटेंडेंट को काउंसल करते हैं। उसमें ना सिर्फ हम ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं बल्कि ट्रीटमेंट के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए और भी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और आम जो जानकारी है वो भी हम उनको देते हैं। तो उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ और भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लंग कनेक्ट हुआ, ब्लैडर कनेक्ट हुआ, ये सब भी हैं। हालाँकि ओवरी में अभी हम लोग इस प्रोसेस में हैं, ओवरी या महिलाओं कैंसर में, लेकिन जो हमने जैसे बताया कि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का विभाग है, उसके द्वारा हम अभी आउटरीच प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं। Are there any vaccines for the ovarian cancer? ओवेरियन कैंसर के लिए तो नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए डेफिनेटली वैक्सीन, एचपीवी की वैक्सीन आ गई है। और जैसा कि अभी लास्ट मंथ हमारे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि सिंगल डोज ऑफ एचपीवी वैक्सीन वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दैट इज़ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वैक्सीन भी बहुत महंगी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। दूसरी बात, ये वैक्सीन एडोलसेंट गर्ल्स में लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि 18-20 साल के बाद लग रहा है, उसकी आयु में लग रहा है। तो अगर एडोलसेंट गर्ल्स हैं अभी 9-10 साल की हुई हैं, उस समय इनको लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो 9 से 12 साल के बीच में लग जाए तो वही सही समय होता है। लेकिन कई बार पेशेंट्स या पेशेंट कह रहे हैं, आम जनता को जानकारी नहीं है कि, और जब तक उनको लगता है कि अब पता करना चाहिए तब तक वो समय निकल चुका होता है, तो उतना बेनिफिट नहीं आता। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट कर दी और डेफिनेटली जागरूकता भी लोगों में आ रही है। Any last message for your patient? देखिए, किसी भी बीमारी के लिए सही जगह पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि जो लक्षण होते हैं बहुत ही वेग होते हैं, जैसे अन्य बीमारियों के लक्षण होते हैं उसी तरह होते हैं। आप 1 बार 2 बार अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं। अगर दवाओं से नहीं होता है सही, तो हमें उसका समुचित जांच कराना चाहिए। जांच से डरना नहीं चाहिए कि अगर कई बार क्या होता है, पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि अगर हम जांच करा और हमें कोई खतरनाक बीमारी निकल आई तो क्या होगा। तो साधारण लक्षण के लिए वो छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो जांच कराते हैं। तो उस समय से अच्छा कि आप अभी जांच करा लें। जांच बहुत महंगी नहीं, जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड बहुत बेसिक जांच है। इसके अलावा एक ट्यूमर मार्कर जिसको CA-125 कहते हैं, वो जांच होती है, जो कि एक इंडिकेटर होती है, वो कोई डेफिनेटिव नहीं है। कई बार हो सकता है वो थोड़ा बढ़ा हो तो और भी बीमारी में बढ़ता है, या फिर हो सकता है बीमारी है और वो ना भी बढ़े। तो एज सिंगल एंटिटी केवल हम CA-129 पे नहीं डिपेंड कर सकते, लेकिन वो भी एक इंडिकेटर है कि बीमारी है कि नहीं है। तो बहुत सस्ते खून की जांच और अल्ट्रासाउंड, जैसे मैं बताया, ये हमें अर्ली इंडिकेशन दे देते हैं कि बीमारी है कि नहीं। तो हमें मेन चीज़ है, जांच से नहीं बचना चाहिए। अगर आपको 1-2 बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप और बेटर इंस्टीट्यूट, बेटर हॉस्पिटल में आप कंसल्ट करें। डॉक्टर जांच बता रहा है तो उसको जांच कराएं, और इस डर से कि कोई खतरनाक बीमारी ना निकल आए या फिर कुछ और ऐसा कुछ कोई चीज़ ना हो जाए कि जिसका कि कैंसर जो नहीं, जैसा कि नाम है कैंसर के नाम से बहुत लोग डरते हैं, तो उस चीज़ का डर निकालना है। क्योंकि एक बार होगा तो आज नहीं तो 2 महीने बाद आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Very informative, sir. Thank you so much for your time. Thank you.